जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे। आइए मुलाकात कीजिए मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 नाज जोशी से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी क्या है? जैसे मिस वर्ल्ड कंपटीशन होता है वैसे मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी कंपटीशन है। दोनों के अंदर में अंतर ये है कि मिस वर्ल्ड में जो है एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे 18 से लेके 28 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें एक पर्टिकुलर हाइट चाहिए आपको, उसमें एक पर्टिकुलर फिगर चाहिए आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। डाइवर्सिटी एक ऐसा शो है जहाँ पर आपको ना हाइट की ज़रूरत है, ना आपको वेट की ज़रूरत है, ना आपको खूबसूरती की ज़रूरत है। खूबसूरती जो है वहाँ पे नापते हैं आपके दिल से, आपने जो काम किया है अपने देश के अंदर में उससे। और जो है वहाँ पर वज़न को या फिर लुक्स को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती है। जो अहमियत दी जाती है वो दी जाती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। बिकॉज कहते हैं कि मिस वर्ल्ड वो होनी चाहिए जो कि लोगों के जो चेहरे पर मुस्कान ला सके, उनके आंसू पहुँच सके। तो ये मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी है। आपकी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं रही। आज आपने बेशक बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन बचपन आपका बहुत गरीबी में और बहुत अच्छा नहीं गुजरा, जबकि आपके माँ बाप भी आपको उतना नहीं चाहते थे, उन्होंने आपको अपने से दूर भेज दिया। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो बचपन था वो कैसा था, कहाँ गुजरा, किस तरह के हालात थे? बचपन की बात करूँ तो एक दर्दनाक एक सपना रहा था और कोई दोस्त नहीं था, कोई हमदर्द नहीं था। मम्मी पापा ने जो भेजा था मुझे बॉम्बे में पढ़ने के लिए, वो इसलिए अपने अलग किया क्योंकि समाज का कहीं ना कहीं ताना आता था कि भाई कहीं आपका जो बेटा है वो किन्नर तो नहीं है। तो हम लोग ही नहीं ताना सहते हैं, हमारे जो फैमिलीज़ हैं, जो हम लोग के परिवार लोग हैं, वो लोग भी बहुत ताना सहते हैं। और उस ताने की वजह से उन्होंने मुझे अपने से अलग कर दिया, जो कि मैं बहुत रोई थी उस वक़्त में। और हर एक बच्चे को अपनी माँ चाहिए होती है, लेकिन जब माँ से अलग कर दिया जाता है तो दर्द बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और जब मैं बॉम्बे गई तो हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। मेरे मामा डेफिनेटली मुस्लिम थे और उनके 8 बच्चे थे ऑलरेडी और मैं 9th हो गई थी। तो वहाँ पे हर एक हम लोग छोटे स्टॉल में रहते थे और काम करना पड़ता था सबको, क्योंकि हमारी मामी थी वो भी काम करती थी लोगों के घर जाके, और हमें भी काम करना पड़ता था। मैं ढाबे में काम करती थी, मॉर्निंग में स्कूल जाती थी, शाम को ढाबे में काम करती थी, रात को आके घर का काम करती थी। तो बचपन तो बहुत हार्ड वर्क से गुजरा है। उसके बाद में मैंने डांस बार में काम किया और डांस बार में भी मैंने लगातार। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का उम्र का वो कौन सा पड़ाव था जब आपको ये महसूस हुआ कि आप दूसरों से अलग हैं? ये आपको खुद महसूस हुआ या दूसरों ने करवाया? फिर जब से मैंने होश संभाला है, ठीक है, मैं हमेशा से अपने आप को लड़की समझती थी और हमेशा लड़की समझती हुई आई थी मैं। और मुझे मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि ऐसे चलो या वैसे चलो। पापा चल के दिखाते थे मुझे कि ऐसे चलना था, ऐसे बात करनी है। मैं कितना भी ट्राई करती थी, मुझसे नहीं होता था बिल्कुल भी। और मुझे समझ नहीं आता था हो क्यों है, उससे हो रहा है। लोग ताने मारते थे, मुझे बहुत रोना आता था, मैं घर आके रोती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन हमेशा भगवान से क्वेश्चन पूछती थी कि मुझे ही क्यों लोग ऐसे बोलते हैं। मुझे कोई समझ नहीं आता था कि ये एक आदमी कौन है, औरत कौन है, ट्रांसजेंडर कौन है। उससे तो पता नहीं ट्रांसजेंडर है भी क्या होता है। तो खुद को मैं लड़की समझती थी अपने आप को। और बचपन में ताने और गालियाँ और मारपीट बहुत सही है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स की फेस किया है। और कहीं ना कहीं समाज के वो ताने और वो गालियाँ आज भी हैं, आज कम हो गई हैं लेकिन तब बहुत ज़्यादा थी। स्कूल की बात करें तो स्कूल जाना आपके लिए कितना मुश्किल था? क्या फ्रेंड्स थे, कुछ लोग थे जो समझते थे, या वहाँ पर भी एक टॉर्चर सहना पड़ता था? स्कूल में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं था स्कूल में मेरा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता था क्योंकि मूवीज़ आती थी। मूवीज़ में जैसे मेरे को याद है कि एक मूवी आई थी अनुपम खेर जी की, जहाँ पे उन्होंने एक गे का कैरेक्टर यूज़ किया था और उसका नाम भी पिंकू था। तो उस नाम से पुकारते थे कभी वो। जब कुछ नहीं मिलता था तो बहुत, जैसे कि मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे मेरे लिए जो मैं टेलीविज़न पे, नेशनल टेलीविज़न पे मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी शब्द होते हैं। तो बचपन बहुत ख़राब था। स्कूल का लाइफ जो थी वो ज़्यादातर टाइम डिप्रेशन में रहती थी मैं कि भाई क्यों लोग मुझे कह रहे हैं। और मैं
उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती थी बहुत ज़्यादा, और जैसा होता था मैं अपनी टीचर से कंप्लेंट करती थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं जब बॉम्बे में पढ़ती थी उस टाइम पे मैं पढ़ती थी एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर में, जहाँ पर के रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। टीचर्स उनको थोड़ी देर के लिए तो मना कर देते, मेरे क्लासमेट्स होते थे, लेकिन जो पूरा स्कूल जो बोलता था उनको कैसे चुप कराएं, यू नो दैट वे। तो वहाँ पे दिक्कत तो डेफिनेटली होती थी और डिप्रेशन बहुत होता था बचपन से ही। जी, जैसे अभी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लोगों की सोच भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदली है, लेकिन फिर भी आपने बचपन से अब तक महसूस ज़रूर किया होगा कि लोग हंसते हैं देखकर। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कोई आपको देख के हंस रहा होता है, तो उस वक्त क्या दिल में महसूस करती हैं? क्या ऐसा दिल में आता है कि मैं इन लोगों से कहूँ? अभी तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं एम्पावर हो चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा सशक्त हो चुकी हूँ। तो मैं अभी मेरे सामने कोई हंस देता है, अगर मेरे सामने कुछ बात बोलता है तो मैं पकड़ के उसे क्लास ले लेती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि भैया क्या मतलब क्यों हंस रहे हो, क्योंकि जिस तरह तुम बने हो वैसे मैं बनी हूँ, उसी खुदा ने बनाया है मुझे भी। तो मैं तो उनको जाके बोलती हूँ बातें, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जो पीठ पीछे बात करते हैं, लेकिन अभी मुझे इतना असर नहीं होता है। मुझे लगता है कि शायद अब आदत हो चुकी है उन सब बातों की। लेकिन मैं खाली एक जो सवाल है मेरा पूरे समाज से, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई भी किसी को एक शब्द बोल दे, शायद आपको कोई शब्द कुछ बोल दे, शायद आप पूरा सो नहीं पाएंगी और आप हमेशा सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला। और हमारे साथ तो बचपन से लेके जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक होता है, मरने के बाद भी लोग बोलते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि समाज को शायद ये छोड़ देना चाहिए, तानाकशी छोड़ देनी चाहिए और उनको अपना जो वो काम कर रहे हैं वो काम करना चाहिए और किसी की और की ज़िंदगी में नहीं दखल देना चाहिए। और ये हम लोग सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की तरफ नहीं है, ये अगर सिंगल एक औरत है तो 30 साल की है, 35 साल की, उनको भी सुनना पड़ता है, या वो तलाकशुदा हैं उनको सुनना पड़ता है। इसी वजह से बहुत सारी जो लड़कियां हैं शायद आज की डेट में बहुत पेन सहती हैं, बहुत ज़्यादा जो है घर में हिंसा सहती हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि समाज उनको कुछ ना बोले। तो समाज का एक जो डर है, बहुत ज़्यादा डर है लोगों के अंदर में, लेकिन आज वो डर मेरे अंदर नहीं है, शायद इसीलिए मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। नाज, आपने निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग की और ऋतु कुमार के साथ काम भी किया, लेकिन इसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिली। इन सब के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। नाज, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि आपने निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग की, इसके बाद आपने ऋतु कुमार के साथ काम भी किया कुछ दिन, लेकिन आपको जॉब क्यों नहीं मिली? जी, कहते हैं कि एक किन्नर होना जो है वो हमारे भारतीय समाज के लिए कलंक होता है, ठीक है, और वो कलंक कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी दामन पे लगे। और इसी तरह से जॉब्स की बात थी कि भाई जॉब में कोई नहीं चाहता था कि भाई एक किन्नर जो है उनके लिए काम करे। उनका सिर्फ यही कहना था कि अगर आप जो है पुरुष के कपड़े पहन लें, लड़के के कपड़े पहन लें, और जो अगर आप लड़कों की तरह बिहेव करें और तब हम आपको रख सकते हैं, जो कि मुझे नागवारा था। और मुझे जो है ये बात बिल्कुल कबूल नहीं थी कि मैं अपने आप से धोखा करूं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी इंसान है वो अपने आप से तो कम ऑनेस्ट रहे। तो इसलिए मुझे जॉब्स नहीं मिली, बिकॉज क्योंकि मैं किन्नर थी और मैं किन्नर की वेश में ही रहना चाहती थी। इसके बाद जैसे कि आपको जॉब नहीं मिली, तब आपने कुछ दिन ब्यूटी पार्लर में काम भी किया और नाचने का काम भी किया। तो ये कितना मुश्किल वक्त था। कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो अब कौन सा चूज़ करे। तो वही ऑप्शन था मेरे लिए और मुझे वो करना पड़ा, मजबूरन करना पड़ा। अपनी आत्मा के साथ में अपनी आत्मा को मार के करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करती तो मैं सर्वाइव कैसे करती, अगर नहीं करती तो मुझे भीख मांगनी पड़ती। भीख मांगने से अच्छा है कि एक डांस कर लो या फिर पार्लर में काम कर लो, ताकि आपको जो है एटलीस्ट 2 वक्त का खाना तो मिले। और उसके बाद मुझे अपनी सर्जरी करवानी थी 2013 के अंदर में, उसके लिए भी पैसा बहुत चाहिए था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया, इस विकल्प को चूज़ किया। और वो जो समय कर रही थी मैं बहुत खुश नहीं थी, बट लेकिन एक मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो ओरिजिनल शरीर है मुझे मिल जाए। अच्छा, तो ये जो आपको सर्जरी करवानी थी, इसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए था और कैसे आपने जुटाया? टोटल जो कॉस्ट थी मेरी सर्जरी की वो 5 लाख रुपए थी। अच्छा। और वो 5 लाख रुपया मैंने डांस करके और पार्लर में काम करके जो है वो मैंने इकट्ठा किया। जैसे आपने कि निफ्ट से टॉप किया,
उसके बाद आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई रही और ऋतु कुमार के साथ आपने काम भी किया, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली, फिर आपको छोटे छोटे काम करने पड़े पैसा जुटाने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या लोगों की सोच क्यों नहीं बदल सकती? जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, लोग उनको लेकर यही सोचते हैं कि वो या तो सिर्फ डांस करने का काम कर सकते हैं या फिर सिग्नल्स पे मांगने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह की सोच क्यों है और ये कैसे बदलेगी? आप क्या चाहती हैं या ऐसे लोगों से क्या कहेंगी? सिर्फ पहले बात तो मैं बोलना चाहूँगी कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ डांस कर सकते हैं या फिर बधाई मांग सकते हैं या फिर हम लोग बेगिंग कर सकते हैं। इसका जो है पूरा का पूरा श्रेय मैं सोसाइटी को देना चाहती हूँ, बिकॉज सोसाइटी अगर चाहे हम लोगों को बहुत सारे काम दे सकती है। बहुत बेसिक सा काम है घर में काम करने का, ठीक है, घर में खाना बनाने का, बच्चों को देखने का, वो भी काम हमें नहीं मिलता है, ठीक है। और जो है अगर हम जॉब्स की बात करें, आज सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं कि जहाँ पे हमें काम मिल सकता है सरकार में वगैरह, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत लड़ना पड़ता है उसके लिए भी, इतना आसान नहीं होता है। और अगर जॉब मिल भी जाए उसके बावजूद भी जो को वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, हम किस चीज़ का मुंह जाके बंद करेंगे, ठीक है। तो वो जो समाज सोचता है हमारे बारे में, मैं ये सब इतना बोलना चाहूँगी कि समाज वो सोचता है जो देखता है, और वो देखता है इसलिए जो हो रहा है हमारे साथ में उसके समाज ही दोषी है, हम लोग दोषी नहीं है। हम लोग तो बहुत कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक सपोर्ट नहीं मिलता है समाज से हम लोगों को। मैं कहती हूँ कि सपोर्ट क्या, एक प्यार के दो इंसान बोल दे, उसमें क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। अगर वही वो बोल देंगे, हम लगेगा कि हमें अपना लिया समाज ने, जब तक वो हमें नहीं अपनाएगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी जो ज़िंदगी रही है वो बहुत मुश्किल रही है और आपने काफ़ी कुछ फेस किया है। क्या इस दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जो आपको समझते थे या आपका साथ देते थे? फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन? शुरुआत में तो कोई नहीं समझता था, शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अकेले ही अपनी जर्नी जो है सक्सेस की स्टार्ट करी और खुद सोचा पहले कि मुझे जो है एक मॉडल बनना है। और कहते हैं कि हम जो देते हैं अपने मन से पूरे इस कायनात को, वो कायनात हमें जुट जाती है उस चीज़ को मिलाने के लिए। तो मैं एक मॉडलिंग का सपना मैंने देखा था। जब मैंने सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के सर पे ताज देखा था तो मुझे लगता था काश ऐसा ताज मेरे सर पे भी आए। और जब मैं काम कर रही थी पार्लर के अंदर में, तब मेरी मुलाकात एक फोटोग्राफर से हुई। अच्छा। और उन्होंने जो है एक बायोपिक करनी चाहिए ट्रांसजेंडर्स के ऊपर में, और मैंने उनके साथ में 1 साल लगातार काम किया। अच्छा। और मुझे वहाँ अच्छी सैलरी भी, मुझे अच्छी सैलरी, अच्छा मुझे उसके लिए पैसे मिलते थे काम करने के लिए उनके लिए। और दिन रात हम लोग मॉडलिंग करते थे। हम लोग ने बहुत सारे शूट ऐसे मतलब के कॉन्सेप्ट पे काम किया। मतलब कि आप सोचिए कि रात को 12 बजे बिल्कुल कॉस्ट्यूम भी ऐसा तड़कीला भड़कीला कपड़ा, और वो बिल्कुल जाके रेड लाइट पे हमने शूट किए हैं कपड़े। हमने दिखाया है ज़िंदगी को उस दौरान पूरा कि ट्रांसजेंडरिज्म की कैसी होती है। उसको दोबारा से जीना पड़ा मुझे सब कुछ, कि जिस तरह से मेरे जब मैं बॉर्न हुई थी या फिर जो मेरे डांस बार में काम किया, और हमने रियल में डांस बार में जाके हमने शूट्स किए हैं हम लोगों ने, ठीक है, हिडन कैमरा के साथ में। तो बहुत ज़्यादा जो है एक चैलेंजिंग मेरे लिए वो काम था, और वो बहुत खुश हुए इस बात को लेके। उन्होंने मेरी पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू करी आगे एजेंसीज के अंदर में। तो तब जाके तहलका मैगजीन है, उन्होंने लॉन्च जो देखा मेरी पिक्चर्स को, उन्होंने मुझे लॉन्च किया अपनी मैगजीन के साथ में। और तभी जो है एक न्यूज़ चैनल जो है हमारा नेटवर्क 18 का ही न्यूज़ चैनल था, उन लोगों ने भी मेरी स्टोरी कवर करी, जो कि पूरे 2 दिन चली 5 बार, और उसने स्टोरी ने मुझे बहुत ज़्यादा माइलेज दी। और 2015 एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरे लिए चीज़ें बहुत बदल गई। मतलब एकदम ओवरनाइट जो है मैं एक स्टार बन गई, और उसके बाद से मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। लेकिन बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती रही होंगी अंदर से, शायद कर भी रही हो। जैसे एक बात है कि आपके जो फादर हैं वो हमेशा आपको मना करते हैं कि आप उनका सरनेम यूज़ ना करें, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? आप क्यों उनका सरनेम यूज़ नहीं कर सकती? देखिए क्या होता है कि जब मेरा नाम जब लोग सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, ऑब्वियसली जोशी साथ में आता ही है। तो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और हमारे ब्राह्मण समाज में या फिर परिवार में इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं उनका सरनेम इस्तेमाल करूं। और मैंने तो कोशिश करी चेंज करने की। मैं इनफैक्ट गेस्टेड ऑफिसर से भी मिली जाकर, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मिली, लेकिन वो हो नहीं पाया। उन्होंने बोला आपको शादी करनी पड़ेगी इसके लिए, अगर आपको चेंज करना है तो। अदरवाइज जो है आपका सेकंड नेम नहीं चेंज हो सकता है। हम लोग जो है ऐसा प्राविधान नहीं बना हुआ है कि हम सेकंड नेम चेंज करा सकें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि भी जब वो देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर में, या फिर मुझे मैगजीन्स में
देखते हैं वो, या फिर वो जो अखबारों में देखते हैं मुझे, जो हमारे घर में अखबारें आती हैं तो उसमें पिक्चर्स आती हैं मेरी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इनफैक्ट गुस्से में कई बार मुझसे जो है बदतमीज़ी से भी बात करते हैं। अभी 2017 में उन्होंने मुझे अपनाया था जब मैं मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी जीत कर आई थी वापस पहली बार, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसी बात को लेके मेरा इनफैक्ट भाई भी बहुत गुस्सा होता था शुरू में, उसने मेरे चेहरे पे एक बहुत ब्लेड से लेके मेरा चेहरा बिल्कुल कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो चाहता था, उसको लगता था कि शायद मेरा चेहरा ही है जो कि मैं मॉडलिंग में इस्तेमाल करती हूँ, तो वो नहीं चाहता था मैं मॉडलिंग करूँ। और बहुत बहुत पेन जो है मेरे को मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी सहना पड़ा अपनी फैमिली से। और अभी जाके चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, बट लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी बदल चुकी हैं, लेकिन हाँ बदलाव ज़रूर आया है फैमिली के अंदर में। जी नाज, आपकी इस बदलती ज़िंदगी के बारे में और भी बातें करेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। नाज, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, आप बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं और अचीव आपको करना है, तो ये जो ज़िंदगी में आपके मोटिवेशन है ये कहाँ से आता है, किससे मिलता है? जी, मेरा मोटिवेशन जो है नॉर्मली ज़िंदगी को लेकर आता है। मैं हमेशा कल के लिए सोचती हूँ, कल देखती हूँ मैं कि कल कैसा आने वाला कल है। मैं हमेशा अपने सपने सजाती हूँ कि भाई कल मुझे ये करना है, वो करना है, और कल को अच्छा करने के लिए मैं आज हार्ड वर्क करती हूँ। तो आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा ये है कि भाई कल एक नई सुबह होगी, कल को एक नया जो है एम्बिशन होगा, कल को एक नया गोल होगा मेरे लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट जब तक मैं लाइफ मेरी है तो मैं जाने से पहले मैं अपनी जो यंगर जनरेशन जो आएंगी ट्रांसजेंडर्स की, उनके लिए इतना अच्छा कर जाऊँ कि जो है समाज उनको उस तरह से देखे जो मेरे को देखते थे, या उनको वो सब ना सहना पड़े जो मुझे सहना पड़ा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसमें ये कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें थर्ड जेंडर माना जाएगा। तो इसके बाद आपकी जिंदगी किस तरह से बदली, कैसे टर्निंग पॉइंट आया आपकी जिंदगी में? उसके बाद डेफिनेटली बहुत चेंज आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डांसर जजमेंट में जब बोला था कि भाई आप अपना जेंडर जो है चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपने सर्जरी कराई है या नहीं कराई है तब भी आपको हक है। अगर आपको खुद को मेल को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप एज अ मेल अपना बना सकते हैं, अगर आप अदर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो अदर्स कर सकते हैं, अगर फीमेल को कर सकते हैं तो फीमेल कर सकते हैं। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि मैं अपनी सर्जरी करा चुकी थी और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे। उससे पहले जब मैं जाती थी चेंज कराने के लिए, क्योंकि 2013 में मेरी सर्जरी हुई थी, और उस टाइम पे मैं जब जाती थी अपनी चेंज कराने के लिए कोई नहीं चेंज करता था, कहता था आपने इलीगल काम किया है, ये लीगल नहीं है और हम क्यों चेंज करें आपके पेपर्स वगैरह। और मैं उनको ये समझाती थी कि मेरा लोग कितना चेंज हो चुका है और मुझे अगर विदेश जाना है कल को, वो लोग मेरी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरे पहले के पासपोर्ट में अगर पिक्चर्स थी और जो अब के हैं पिक्चर्स हैं बहुत फर्क है। तो मैं उनको ये समझाती थी बात उनको, और नहीं होता था। तो नासा जजमेंट के बाद में डेफिनेटली मैंने अपने पेपर्स चेंज हुए, मेरे बहुत ईजिली पेपर चेंज हो गए और मैं अब काफ़ी कंट्रीज जा सकती हूँ अपने जो है उसके लिए, अपने कॉन्टेस्ट के लिए और डेवलपमेंट के लिए फॉर ट्रांसजेंडर्स, और बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प हुआ है मुझे उससे, नासा जजमेंट से। इस जजमेंट के बाद और 377 के बाद क्या लोगों की सोच बदली, कुछ बदला, कुछ फर्क आया? डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि 377 के बाद मैं आज बैठ के आपसे यहाँ रूबरू हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि भाई हम लोग 377 की चीज़ें चेंज हुई हैं। आवाम है मुझे वेलकम कर रही है, और जिस तरह से मेरे लिए जो है, अभी मैं 3 तारीख को जब वापस आई थी इंडिया, और आज से लेकर 28 आज जो है इतना दिन हो चुके हैं, और आज भी हर रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करता है, हर रोज़ कोई ना कोई मुबारकबाद देता है, हर रोज़ कोई ना कोई बुलाता है अपने इंटरव्यूज के लिए। 2017 में जब आपने पहली बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कितनी हिम्मत चाहिए थी और किसने आपको ये हिम्मत दी? आपको लगा कि इसमें पार्टिसिपेट करूंगी तो मैं विनर बन पाऊंगी? मैं अपना ब्यूटी पेजेंट्स का काम करती हूँ, मेरा खुद का ब्यूटी पेजेंट काम है, और मुझे उस साल 2017 में गर्ल्स को भेजना था, क्योंकि गर्ल्स का कंपटीशन है ये, तो मुझे गर्ल्स को भेजना था उस कंपटीशन के अंदर में। और मेरे असिस्टेंट ने बाय मिस्टेक मेरी फोटोग्राफी भेज दी वहाँ पर और मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैंने अपनी डायरेक्टर को बोला था कि भाई मैं जो हूँ मैं गर्ल नहीं हूँ, और आपके रूल में लिखा हुआ है कि नेचुरल बॉर्न लड़की होनी चाहिए। मैं नेचुरल बॉर्न लड़की नहीं हूँ, मैं मतलब मैंने सर्जरी कराई है, उसको बिलीव ही नहीं हुआ। तो उसने मुझे बोला कि
कोई बात नहीं, आप आओ, आप कम्पीट करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं गई वहाँ पर। जब मैं गई तो डेफिनेटली जजेस को भी पता नहीं चला कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। सबसे बड़ी क्वालिटी जो दिखी थी उन लोगों को ये दिखी थी कि मेरे अंदर ममता बहुत थी। वहाँ छोटे बच्चे भी आए हुए थे और जिनके बिना माँ बाप के आए हुए थे बच्चे, तो मैंने उनको बहुत प्यार दिया, मतलब उनको अपने पास बुलाती थी, उनका खाने का ध्यान रखती थी। और हम लोगों को वहाँ पे जब याद है साउथ अफ्रीका में हमारा ये शो हुआ था, हमारा फर्स्ट शो हुआ था, और हमें जो है लेके जाया गया मतलब HIV एड्स पेशेंट्स के पास में। और वहाँ पे बाकी सब कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा कतरा रहे थे उनसे बात करने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको एक हक करने के लिए। तो जब मैंने जो HIV एड्स बच्चे हैं, जब उनको मैंने हक किया, उनको प्यार दिया, उनको मैंने अपने हाथ से खाना खिलाया, तो यही चीज़ थी कि जो उनको टच कर गई और शायद मैं बिना बन गई। मैं नाज, आपको क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर होना क्या एक कर्ज की तरह है? जी, देखने का नज़रिया है कि आप कर्ज की तरह देखते हैं या आप इसको जो है एक वरदान की तरह देखते हैं, ये सब आपके ऊपर, नज़रिया के ऊपर में है। मैंने कभी भी लाइफ में मुड़ के जो है कभी नहीं देखा कि भाई ये गलत हुआ मेरे साथ में या कुछ हुआ। मैंने हमेशा लाइफ को एक लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है, एक सीखा है उस लाइफ के साथ से कुछ मैंने। तो एक ना इंग्लिश में कहावत है कि रिग्रेट्स आर डन बाय फुलिश। जो लोग रिग्रेट करते हैं अपनी लाइफ में वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। आई थिंक सबसे, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जो आपके साथ बीत गया आप उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रांसजेंडर नहीं होती तो शायद मुझे आज इतना जो फेम मिल रहा है वो नहीं मिलता मुझे। तो मुझे अगर अगला जन्म मिलेगा, खुदा मुझे बोलेगा कि आपको क्या बनना है, तो मैं तो उनको यही बोलूँगी मुझे किन्नरी बनाओ आप, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं आदमी नहीं बनना चाहती, मैं औरत नहीं बनना चाहती। और मुझे अभिशाप तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। कॉर्पोरेट लोग जो हैं वो लोग चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर वहाँ पे काम करें, और एयरलाइंस भी कह रही हैं कि उनको भी चाहिए कि ट्रांसजेंडर वहाँ पे काम करें। और आज चीज़ें बदल रही हैं। अभिशाप उन लोगों के लिए है जो कि इसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे वो अपंग लोग हों, या कोई भी हो, जो स्पेशल चिल्ड्रन भी इनफैक्ट हैं। अगर आप जो है अपनी ही किसी कमजोरी को ताकत बना लेंगे तो अभिशाप नहीं, वो वरदान बन जाएगा। नाज, आपका कोई मैसेज है लोगों के लिए? मेरा सिर्फ मैसेज लोगों के लिए इतना है कि आप जो है अगर कुछ समाज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इतना कर दीजिए कि अपना जो एक नज़रिया है उनको देखने का, उनको ऐसे देखिए जैसे कि वो आपके अपने हैं, या फिर ऐसे देखिए उनको जैसे वो भी एक इंसान हैं। उनको ये मत सोचिए कि वो भी किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, कि एलियंस हैं, कुछ हैं। उनको अगर आप नॉर्मल तरह से देखेंगे और अगर आप उनको हंसेंगे नहीं और उनके ऊपर आप तानाकशी नहीं करेंगे तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं समाज में आगे आएंगे और वो बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। बस खाली ये होता है कि ये चीज़ जो है ताना मारना, और जिस तरह से लोग जो है डिप्रेस हो जाते हैं बहुत लोग। तो मैं ये चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट किया जाए हमारी सोसाइटी में, और हमें भी वही मान सम्मान मिले जो एक आदमी एक औरत को मिलता है। और इतनी सी बस कोई छोटी सी बात है। मुझे कोई एक ज़्यादा एयर नहीं चाहिए वो सांस लेने के लिए, मुझे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, मुझे भी उतना ही खाना चाहिए जितना शायद आपको चाहिए हो। मैं उतना ही चीज़ मांगती हूँ, इक्वालिटी की बात करती हूँ, खाली इक्वालिटी हो बस, और कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं जिस मान सम्मान की आप हकदार हैं वो आपको ज़रूर मिले। शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। तो ये थी नाज जोशी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही शानदार सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।